हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, और हमने देखा था कि ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस के अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें से होकर के विलायक यानी कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें एंटर नहीं करते हैं। सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं। तो ऐसी जो मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने के लिए हमें कुछ सिंथेटिक और कुछ नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं। तो जो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके एग्जांपल्स होते हैं काफ़ी सारे जो प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं, गॉल ब्लैडर है, सेलोफोन, कॉलोडियन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज आर द few examples of semi-permeable membrane. Now, to measure the osmotic pressure, a few synthetic semi-permeable membrane are also used. ज़्यादातर ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ होती है। सिंथेटिक का मतलब ये होता है कि वो हम उसको लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो सिंथेसाइज्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं वो कौन सी होती हैं? कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की होती है, सेल्यूलोज नाइट्रेट की होती है, और इस तरह से और भी हो सकती है। पर ज़्यादातर हम कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी हाई प्रेशर, लगभग 150 एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये रेजिस्ट कर पाती है। तो इसलिए ज़्यादातर हम कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। अब जो कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस तरह से बनती है, इसके लिए दो मेथड्स हैं। एक कहलाता है जनरल मेथड, ये देखिए, और दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रिकल मेथड। अब ये देखिए, यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये देखिए जनरल मेथड, उसके लिए कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। अब देखिए इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसको सबसे पहले बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ट्रॉबे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि वो पोरस पॉट जिसके अंदर की हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनानी होती है उसको सबसे पहले थॉरोली क्लीन किया जाता है। पहले उसको एसिड से वॉश किया जाता है, देन वाटर, देन एल्कली, एंड फाइनली विथ डिस्टिल वाटर। उसके बाद में क्या होता है कि द एयर बबल्स इन द पोर्स ऑफ द पॉट आर रिमूव्ड बाय फोर्सिंग वाटर थ्रू द पॉट अंडर प्रेशर। तो इसके जो एयर बबल्स हैं उसको रिमूव कर लिया जाता है और फिर पॉट को 2.5% सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट से भर दिया जाता है और इसको एक कंटेनर में रखा जाता है जिसके अंदर की पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सोल्यूशन होता है सेम स्ट्रेंथ का। ये देखिए आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये एक बीकर है, बीकर के अंदर पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सोल्यूशन आपको दिख रहा है ये, और जो पोरस स्पॉट है उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनेगी वो कहाँ बनेगी? इन दोनों के जंक्शन पे बनेगी, जहाँ पर ये दोनों आयंस मीट होंगे। तो क्या होता है, ये तो सिंपल मेथड है। तो इस मेथड के अंदर क्या होएगा कि सॉल्वेंट और जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर कॉपर आयंस जो हैं वो क्या होएगा, वो पॉट के बाहर जाएंगे, और जबकि फेरोसाइनाइड आयंस हैं वो क्या होएगा, पॉट के अंदर आएंगे। तो जहाँ पर भी ये मिलेंगे वहाँ पर ये कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन बन जाएगी। ये देखिए इसकी जो रिएक्शन है ये इस तरह से होती है, 2CuSO4 प्लस K4FeCN6 दैट विल गिव Cu2FeCN6 प्लस 2K2SO4, और वी कैन से 2Cu+2 प्लस कॉपर आयंस प्लस फेरोसाइनाइड आयंस विल मीट टू फॉर्म कॉपर फेरोसाइनाइड। तो इस तरह से ये कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन बनती है। ये तो सिंपल मेथड है। अब ये मेथड बहुत ही स्लो मेथड होता है, उसके लिए एक दूसरा मेथड अडॉप्ट किया जाता है जो कहलाता है इलेक्ट्रिकल मेथड। सेकेंड मेथड इज़ इलेक्ट्रिकल मेथड, यानी कि वैद्युत विधि। अब जो आपको मेथड बताया था उसके अंदर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनती है
तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल मेथड या वैद्युत विधि का उपयोग करते हैं, जिसे मॉर्स या हॉर्न मेथड भी कहते हैं। अब इसमें ज़्यादा कॉम्पैक्ट और मजबूत मेम्ब्रेन बनती है बहुत ही कम समय में। तो इसमें क्या किया गया है, ये देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम होगा यहाँ पे। जैसे देखिए ये जो डायग्राम है इसका, ये देखिए इसमें जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि इसके अंदर कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल मेथड है, इलेक्ट्रिकल मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है दैट इज फिल्ड इन पोरस स्पॉट एंड इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड with battery and electrical bell. On passing current, both type of ions start to diffuse. Copper ions move towards cathode and ferrocyanide ion moves toward anode. They meet almost at the center of the wall of the pot to form a compact and stout membrane of copper ferrocyanide. When the membrane is being formed, the electrical resistance of the cell increases and finally reaches a maximum. On completion of membrane, the current stops and the bell ceases ringing. Now the porous pot is washed with distilled water to remove all other ions and is placed in distilled water. This membrane is quite stout and compact. इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है। ये इस डायग्राम के अंदर इसमें जो इलेक्ट्रिकल मेथड है, इलेक्ट्रिकल मेथड के अंदर यहाँ पर एक पोरस स्पॉट के बीच में एक कॉपर की एनोड होती है और एक प्लैटिनम का सिलेंडर होता है और इलेक्ट्रिकल करंट पास किया जाता है। तो क्या होगा कि कॉपर सल्फेट और फेरोसाइनाइड आयंस का मूवमेंट होगा। जैसे ही करंट वो होगा, करंट जब फ्लो होगा तो, और जो मेम्ब्रेन है वो जहाँ पर बीच में ये दोनों आयंस मिलते हैं वहाँ पे वो मेम्ब्रेन बन जाएगी और काफ़ी स्टाउट मेम्ब्रेन बनेगी। अब हम देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी तक हमने ये देखा कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये किस तरह से बनती है। दो मेथड हमने देखे, एक सिंपल मेथड था और दूसरा इलेक्ट्रिकल मेथड था। अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए 3 थ्योरीज़ जो हैं वो दी गई हैं और तीनों थ्योरीज़ हम देखते हैं कि ये तीनों जो थ्योरीज़ हैं वो क्या समझाती हैं। तो जो सबसे पहले वाली जो थ्योरी है वो कहलाती है सीव थ्योरी, या इसको चालनी सिद्धांत कहा जाता है। तो ये जो सीव थ्योरी है, सीव थ्योरी ट्रॉबे ने दी थी और उनके इस सिद्धांत के अनुसार जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे कि जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो निकल सकते हैं लेकिन सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं निकलते हैं। तो इसलिए यह एक सीव का या चलनी का काम करती है। ये जो थ्योरी है ये कहीं कहीं ये थ्योरी फेल हो जाती है, जहाँ पर कि जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े हैं सोल्यूट पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर ये थ्योरी फेल हो जाती है। तो इसलिए ये थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं है। सेकंड थ्योरी है सॉल्यूशन थ्योरी, या इसे हम कहते हैं विलियन सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये हर्माइट ने प्रतिपादित किया था और इसके अनुसार जो सब्सटेंसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सोल्यूबल हो जाते हैं वे उसमें से होकर निकल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि कैल्शियम नाइट्रेट पर फिनॉल की एक लेयर जमा कर जब पानी डाला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि कैल्शियम नाइट्रेट तो फिनॉल में इनसॉल्युबल है, जबकि वाटर फिनॉल के अंदर सॉल्युबल है तथा ये जो वाटर है वो उसमें से निकल जाता है। तो इसलिए यह फिनॉल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट जो थ्योरी है ये कहलाती है वेपर प्रेशर थ्योरी, या हम इसे कहते हैं वाष्प दाब सिद्धांत। ये देखिए वेपर प्रेशर थ्योरी या वाष्प दाब सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है ये देने वाले साइंटिस्ट थे कैलेंडर। उन्होंने ये बताया कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो काफ़ी सारी कैपिलरी ट्यूब्स या केश नलियों से बनी होती हैं और इनके जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं
कि उसमें से न तो सॉल्यूट ना ही सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में निकल सकता है, इसलिए यह दोनों के लिए ही परमिएबल नहीं है। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है ये सॉल्वेंट की जो वेपर है उसको आसानी से निकल जाने देती है। अब यदि विलायक और विलयन के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी जाए तो जो सॉल्वेंट के जो वेपर्स हैं सॉल्यूशन की तरफ झिल्ली से होकर के या मेम्ब्रेन से होकर के पास होने लगेंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है ये काफ़ी हद तक ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर थ्योरी है इस थ्योरी को ही एक्सेप्ट किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो ऑस्मोसिस है या ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं इसको मेजरमेंट के। ये आपके एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके लिए आपको अलग अलग मेथड आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फेफर्स मेथड, फेफर की विधि। अब देखिए उसके लिए ये आपको डायग्राम देखना होगा। ये देखिए ये फेफर्स मेथड के लिए ये डायग्राम है। अब जो ये फेफर्स मेथड है ये क्या है, ये देखिए ये एक डायरेक्ट मेथड है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के काम आता है और इस एपरेटस को फेफर ने यूज़ किया था तो इसलिए इसे फेफर्स मेथड कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जो पोरस स्पॉट है दैट कंटेन्स मेम्ब्रेन ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड इन इट्स वॉल and is cemented to a narrow glass tube containing solution and is attached to a manometer। ये देखिए आपको ये बीच में ग्लास का ये ट्यूब है, इसके चारों तरफ ये पोरस स्पॉट है और ये एक ग्लास ट्यूब से अटैच्ड है मैनोमीटर की तरफ। और पोरस स्पॉट इज केप्ट इन प्योर सॉल्वेंट। ये जो बाहर जो बीकर है इसके अंदर ये पोरस स्पॉट ये रखा गया है। अब सॉल्वेंट विल गो into porous spot due to osmosis and mercury rises in manometer। सॉल्वेंट क्या होगा, बाहर क्या है सॉल्वेंट है, अंदर सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जाएगा तो उससे जो मर्क्यूरी लेवल है वो राइज करेगा और मर्क्यूरी जब मैक्सिमम लेवल पे पहुंचती है तो वो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है विलियन का। तो इस प्रकार से हम ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके, कि पहली चीज़ ये होती है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज़ एक्सर्टेड बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन इज़ वेरी हाई एंड दिस बर्स्ट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो कभी कभी बर्स्ट हो जाती है और चूँकि ये सिंपल सा मेथड है यहाँ पर बहुत टाइम लगता है कि फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत टाइम में पहुँचता है, तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। और दूसरा यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो भी कभी कभी बर्स्ट हो जाती है। अब अपन दूसरा मेथड देखते हैं जो